नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त केबी और डेली करंट अफेयर्स के एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आइए पहले प्रश्न के साथ में शुरुआत करते हैं। प्रत्येक वर्ष विश्व कीट जागरूकता दिवस यानी कि वर्ल्ड पेस्ट अवेयरनेस डे कब मनाया जाता है? तो यह दिवस होता है 6 जून को, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। तो जो हमारा कीट प्रबंधन होता है, इसका मानव के जीवन में क्या महत्व है, इसी के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। शुरुआत किसने की थी? तो चाइनीज पेस्ट कंट्रोल एसोसिएशन के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। और चीन के लोग वैसे भी कीड़ों के प्रबंधन में काफ़ी ज़्यादा आगे हैं, तो इन्हीं के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ ये ध्यान रखनी है कि परीक्षा में आपसे विश्व कीट जागरूकता दिवस या फिर विश्व कीट दिवस पूछा जाए तो दोनों का ही आंसर होगा 6 जून, यानी कि इसे हम विश्व कीट जागरूकता दिवस या फिर विश्व कीट दिवस के नाम से भी जानते हैं। स्टार्टअप ब्लिंक द्वारा स्टार्टअप इकोसिस्टम के ऊपर जारी रिपोर्ट में भारत किस स्थान पर रहा है? तो भारत इसमें रहा है 23वें स्थान पर, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। कुछ समय पहले एक रिपोर्ट आई थी नए स्टार्टअप के ऊपर, यानी कि किस देश में सबसे ज़्यादा नए स्टार्टअप शुरू हुए हैं, तो उसमें भारत का स्थान था तीसरा। कौन सा स्थान था? तीसरा। लेकिन यहाँ पर जो स्टार्टअप ब्लिंक ने रिपोर्ट जारी की है, उसमें इन्होंने मेजर किया है कि जो नए स्टार्टअप होते हैं उनकी गुणवत्ता कैसी होती है, यानी कि उनकी क्वालिटी क्या है, और उनके व्यापार के ग्रोथ के लिए उस देश में किस प्रकार का इकोसिस्टम है, इसके ऊपर यहाँ पर रिपोर्ट जारी की गई है। तो भारत 2019 में था 17वें स्थान पे और अब ये पहुँच चुका है 23वें स्थान पे। किस पे था? 17वें से 23वें स्थान पे पहुँच चुका है। अमेरिका इसमें पहले स्थान पे है, ब्रिटेन है दूसरे और इजराइल रहा है तीसरे स्थान पे। अब देशों के साथ साथ 100 स्टार्टअप शहरों की भी सूची जारी की गई और इन शहरों में बेंगलुरु रहा है 14वें स्थान पे, नई दिल्ली 15वें, मुंबई है 22वें और एक है हैदराबाद जो कि शायद है 96 पोजीशन पे। तो इनके बारे में भी आपको याद रखना है कि स्टार्टअप शुरू करने में भारत का स्थान है तीसरा और स्टार्टअप इकोसिस्टम के लिए कैसी कंडीशन है, इसमें भारत का स्थान है 23। और अगर आपने ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी, वहां से आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप पर आपको डेली करंट अफेयर पढ़ने को मिल जाएगा। इसके अलावा आप यहाँ पर क्विज भी दे सकते हैं और कोविड-19 की भी क्विज को यहाँ पर अपलोड कर दिया गया है। साथ ही साथ मंथली करंट अफेयर की क्विज भी अपलोड कर दी है मैंने और यहाँ से आप पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर भी मिल जाएगा, तो टेलीग्राम पे सिंपली सर्च करिएगा केबी गुरुजी और आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। यहाँ पर मैं डेली 8 से 10 क्विज भी पूछता हूँ, तो ये भी आपको मदद करेगी अपनी तैयारी को आगे ले जाने में। और वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर किया करें। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किस राज्य की सरकार ने मेघ संदेश नामक ऐप को लॉन्च किया? तो नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि नाम ही इसका है मेघ संदेश, यानी कि बादलों के बारे में, मौसम के बारे में जानकारी दी जाएगी और इसे लॉन्च किया है कर्नाटक ने। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। कर्नाटक की जो राजधानी है वह आपको मिल जाएगी बेंगलुरु में। तो बेंगलुरु में बाढ़, बारिश और तूफान के बारे में पूर्वानुमान देगा यह ऐप। इस ऐप का निर्माण कर्नाटक राज्य आपदा निगरानी केंद्र यानी कि कर्नाटक स्टेट डिजास्टर मॉनिटरिंग सेंटर के द्वारा आईआईएससी बेंगलुरु और विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के साथ में मिलकर के बनाया गया है। अब यहाँ पर बात हुई है आईआईएससी बेंगलुरु की, तो ध्यान रखिएगा अभी हम लोगों ने कल ही डिस्कस किया था कि टाइम्स हायर एजुकेशन के द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई और इस रिपोर्ट में भारत का जो सबसे बेहतर संस्थान है वह आपका है आईआईएससी बेंगलुरु। ये इसमें रहा है 36वें स्थान पे। आईआईएससी बेंगलुरु के द्वारा प्राणवायु प्रोजेक्ट के अंतर्गत प्रोटोटाइप वेंटिलेटर का निर्माण भी किया जा रहा है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और अभी जो वर्ल्ड लाइन के द्वारा डिजिटल ट्रांजैक्शन की रिपोर्ट जारी की गई थी उसमें भी बेंगलुरु देश के शहरों में नंबर 1 स्थान पे रहा था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो 107वां संस्करण था इस वर्ष, उसका आयोजन भी किया गया बेंगलुरु में। तो ये चीज़ें आपको बेंगलुरु से ध्यान रखनी है। बात करते हैं कर्नाटक राज्य की, तो कर्नाटक के बारे में भी कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, जैसे कि जो एनआईटी कर्नाटक है यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कर्नाटक है, इनके द्वारा एक कीटाणु शोधक चैम्बर बनाया गया जिसका नाम इन्होंने रखा है 0COV। तो ये रखा है। अभी इंस्टॉल नवीकरणीय
ऊर्जा क्षमता के ऊपर रिपोर्ट जारी की गई, जिसमें कर्नाटक रहा था पहले स्थान पे। वहीं पर कर्नाटक के द्वारा आप मित्र नाम का ऐप लॉन्च किया गया। नमस्ते उबर हैंडशेक नाम के कैंपेन की भी शुरुआत की गई है कर्नाटक में। और कर्नाटक में एक स्थान आपको मिल जाएगा जिसका नाम है मांड्या। क्या नाम है? मांड्या। तो मांड्या में 14,100 टन लिथियम की भी खोज की गई है कर्नाटक में। कर्नाटक में आपको 2 एलिफेंट रिजर्व मिलेंगे, एक तो है डांडेली और दूसरा है मैसूरू। मैसूरू के बारे में आपको यह ध्यान रखना है कि यह भारत का सबसे बड़ा एलिफेंट रिजर्व है। ऊर्जा दक्षता सेवा लिमिटेड यानी कि एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड ने किस महारत्न कंपनी के साथ में समझौता किया? तो ये समझौता इन्होंने किया है गेल इंडिया के साथ में। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अब ये समझौता इन्होंने किया क्यों है? तो इसके अंतर्गत इनके द्वारा एक ट्राई जनरेशन प्रोजेक्ट की शुरुआत की जाएगी। ट्राई जनरेशन प्रोजेक्ट क्या है? तो यहाँ पर जो नेचुरल गैस होता है उसका यूज करके जनरेटर बनाया जाएगा और इस जनरेटर से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाएगी। तो ये दोनों मिलकर के बनाएंगे। साथ ही साथ अब इन दोनों के द्वारा 50-50% की हिस्सेदारी के द्वारा एक ज्वाइंट वेंचर की भी शुरुआत की जाएगी। बात करते हैं गेल इंडिया की। तो आपको पता होगा कि ये महारत्न कंपनी है, मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है और इसके नए अध्यक्ष इसी वर्ष बने हैं मनोज जैन। संयुक्त राष्ट्र शांति व विकास के लिए संघ यानी कि यूनाइटेड नेशन एसोसिएशन फॉर डेवलपमेंट एंड पीस, तो इनके द्वारा इनमें से किसे गरीबों के लिए सद्भावना राजदूत नियुक्त किया गया? तो यहाँ पर नियुक्ति की गई है एम नेत्रा की। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। और शायद आपने न्यूज़ में इनके बारे में पढ़ा हो, ये मदुरई की हैं। कौन? एम नेत्रा। और इनके पिता एक नाई हैं। तो एक नाई की पुत्री हैं। इनके पिता ने इनकी आगे की पढ़ाई के लिए 5 लाख रुपए बचा के रखे थे और एम नेत्रा ने अपने पिता से ये अपील की कि लॉकडाउन के दौरान जो भी ज़रूरतमंद हैं उनके लिए इस 5 लाख रुपए का खर्च किया जाए। तो 5 लाख रुपए इनके द्वारा खर्च कर दिए गए और इसी के बाद में अब इन्हें संयुक्त राष्ट्र शांति और विकास के लिए जो संघ है उसने गरीबों के लिए सद्भावना राजदूत यानी कि गुडविल एम्बेसडर इन्हें नियुक्त किया है। और संयुक्त राष्ट्र के जो सम्मेलन होंगे जिनेवा में, इसके अलावा न्यूयॉर्क में होंगे, वहाँ पर भी इन्हें बोलने का मौका दिया जाएगा। और तमिलनाडु के जो एक मंत्री हैं, नाम मुझे नहीं याद है, उन्होंने ये भी कहा है कि जल ललिता सम्मान से भी इन्हें सम्मानित किया जाएगा। बात करते हैं बाकी अन्य लोगों की। तो विश्वनाथन आनंद, जिन्हें WWF इंडिया ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। रणदीप हुड्डा की बात करते हैं तो CMS के द्वारा इन्हें अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। और दिया मिर्जा जो कि गुडविल एम्बेसडर हैं संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की, इनको 2 वर्ष के लिए पुनः अपना गुडविल एम्बेसडर नियुक्त कर दिया है यूनेप ने। एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल के द्वारा किस भारतीय हवाई अड्डे को एशिया प्रशांत ग्रीन एयरपोर्ट रिकॉग्निशन 2020 में उच्चतम प्लेटिनम रेटिंग दिया गया? तो ये हवाई अड्डा है आपके हैदराबाद का। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ध्यान रखिएगा कि जो हैदराबाद का हवाई अड्डा है इसे हम लोग बेगमपेट इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से जानते हैं। और एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल के द्वारा 15 से 35 मिलियन यात्री की श्रेणी में इसे ये पुरस्कार दिया गया। और हैदराबाद का जो हवाई अड्डा है यहाँ पर एक विशाल जलाशय का निर्माण किया गया है जिसकी क्षमता है 6 लाख घन मीटर। और ये जलाशय इतना विशाल है कि जो भी हवाई अड्डे पर जल की आवश्यकता होती है उन सभी की पूर्ति इसी के द्वारा हो जाती है। बात करते हैं बेंगलुरु हवाई अड्डे के बारे में। तो इसे हम लोग कैंपेगौड़ा हवाई अड्डे के नाम से जानते हैं और इसने अभी स्काई ट्रक्स के द्वारा पुरस्कार जीता है एशिया पैसिफिक रीजन के लिए सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का। बात करते हैं बेंगलुरु हवाई अड्डे के बारे में और तो इन्हें अभी डेयर टेक्नोलॉजी भी मिला है। कौन सी? डेयर टेक्नोलॉजी मिला है बेंगलुरु हवाई अड्डे को। दिल्ली हवाई अड्डे की बात करते हैं तो इसका नाम है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और ये न्यूज़ में क्यों रहा? क्योंकि वुमेन ऑन व्हील्स नाम की जो कैब सर्विस है उसकी शुरुआत की गई दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे। सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्त होने वाला भारत का ये पहला हवाई अड्डा भी बन गया है। और एयर ट्रैफिक कंट्रोल का जो सबसे ऊंचा टावर है भारत में उसका भी निर्माण यहीं पर किया गया है।
कोचीन की बात करते हैं तो ये आपको केरल में मिलेगा और 100% सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला ये भारत का पहला एयरपोर्ट है। अगर आपसे पहला रेलवे स्टेशन पूछा जाए जो कि 100% सौर ऊर्जा से संचालित होता है तो वो है असम का गुवाहाटी रेलवे स्टेशन। और अगर आपसे स्टेट पूछा जाए तो जो दीव है ये पहला स्टेट है जो कि 100% सौर ऊर्जा से संचालित होता है। रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड 2020 जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने? तो ये बन गए हैं जावेद अख्तर। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। तो यहाँ पर बात करते हैं सबसे पहले रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड की। तो एक जीव विज्ञानी थे जिनका नाम था रिचर्ड डॉकिंस। इन्हीं के नाम पर 2003 में इसकी स्थापना की गई थी और अमेरिका की एक एनजीओ है सेंटर फॉर इंक्वायरी, इनके द्वारा ये पुरस्कार दिया जाता है। अब यहाँ पर जो जावेद अख्तर हैं गीतकार हैं, इनको क्रिटिकल थिंकिंग, एडवांसिंग ह्यूमन प्रोग्रेस और ह्यूमनिस्ट वैल्यू के लिए ये पुरस्कार दिया गया है। किस संस्थान ने कैंसर के इलाज के लिए एक मैग्नेटो कैलोरिक पदार्थ विकसित किया? तो ये विकसित किया है ARCI ने। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। बात करते हैं ARCI की, तो ये आपको मिल जाएगा हैदराबाद में जो कि तेलंगाना की राजधानी है और इसका पूरा नाम है इंटरनेशनल एडवांस रिसर्च सेंटर फॉर पावर मेटालर्जी एंड न्यू मटेरियल्स। तो इन्हीं के द्वारा इस पदार्थ का विकास किया गया है। और केरल में जो आपका श्री चित्रा तिरुनल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंसेज है, मेडिकल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी है, उसके द्वारा अभी इसकी टेस्टिंग की जा रही है। अब यहाँ पर ये काम क्या करेगा? तो जो हमारे ट्यूमर सेल्स होते हैं जो कैंसर में होते हैं उनको ये हाई टेम्परेचर के द्वारा नष्ट कर देगा, ऐसी क्षमता है इस पदार्थ की। तो अभी इसकी टेस्टिंग हो रही है। अब केरल का जो ये इंस्टीट्यूट है ये भी अभी न्यूज़ में था और क्यों था ये आपको नीचे कमेंट में बताना है। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण यानी कि नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के अनुसार 2012 से 19 के बीच में किस राज्य में सबसे ज़्यादा बाघों की डेथ हुई है? तो सबसे ज़्यादा डेथ हुई है जहां पर सबसे ज़्यादा बाघ हैं यानी कि मध्य प्रदेश राज्य में। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। रिपोर्ट में ये बताया गया कि 2012 से 19 के बीच में कुल देश में 750 बाघों की डेथ हुई और सबसे ज़्यादा हुई है मध्य प्रदेश में 173। 2019 में जो रिपोर्ट आई थी टाइगर सेंसस के ऊपर, उसके अनुसार भारत में कुल 2967 बाघ हैं और भारत ने 2022 का जो टारगेट था उसको समय से पहले अचीव कर लिया है। नेपाल ने भारत से पहले इसको अचीव किया था। सबसे ज़्यादा टाइगर आपको मध्य प्रदेश में मिल जाएंगे, कर्नाटक है दूसरे स्थान पे और उत्तराखंड है तीसरे स्थान पे। और एक चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है कि 2019 में जो रिपोर्ट आई थी उसमें भारत का सबसे बेहतर टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो वो है सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व जो कि आपको मिल जाएगा तमिलनाडु में। हुरुन इंडिया आर्ट लिस्ट 2020 में किस व्यक्ति ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया? तो यहाँ पर शीर्ष स्थान मिला है अनीस कपूर को। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अनीस कपूर कौन है? तो ये एक भारतीय मूल के आर्टिस्ट हैं यानी कि कलाकृतियाँ बनाते हैं, पेंटिंग वेंटिंग वगैरह बनाते हैं। तो यहाँ पर हुरुन इंडिया ने जो लिस्ट जारी की है इसमें ये बताया गया है कि कौन सा ऐसा कलाकार है जिसकी कृतियाँ सबसे ज़्यादा बिकी हैं। तो अनीस कपूर की जो कृतियाँ हैं उनकी बिक्री हुई है 44.39 करोड़ की और ये लगातार दूसरे वर्ष इस सूची में रहे हैं पहले स्थान पे। रामेश्वर ब्रूटा की बात करें तो ये दूसरे स्थान पे हैं और कृसेन खन्ना तीसरे स्थान पे रहे हैं। तो चाइनीज़ की एक फर्म है, इन्होंने artprice.com के साथ मिलकर के इस रिपोर्ट को जारी किया। किस बैंक द्वारा फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड माइक्रो मार्केट वर्टिकल लॉन्च किया गया? तो ये लॉन्च किया है किसने? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने, जो कि भारत का सबसे बड़ा बैंक है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। तो बस आपको इतना ध्यान रखना है कि फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड माइक्रो मार्केट वर्टिकल लॉन्च किया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने और इसके अंतर्गत जो हमारे किसान हैं, जो छोटे व्यापारी हैं, उनको वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। और इसके लिए इन्होंने एक कमेटी भी बनाई है जिसके अध्यक्ष हैं इसके डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर संजीव नौटियाल। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1 जुलाई 1955 को हुई थी यानी कि राष्ट्रीयकृत हुआ था ये। मुख्यालय है मुंबई में, अध्यक्ष इसके हैं रजनीश कुमार। और केनरा बैंक के द्वारा अभी गोल्ड ऋण की भी घोषणा की गई है यानी कि गोल्ड ऋण स्कीम की शुरुआत की गई है। किस देश ने कोविड-19 व अम्फान चक्रवात से निपटने के लिए भारत को 200 मिलियन यूरो के ऋण को मंजूरी दी? तो ये मंजूरी दी है फ्रांस ने। तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट होगा।
तो फ्रांस ने यहाँ पर ये कहा है कि कोविड-19 और अम्फान चक्रवात से जो भारत के कमजोर वर्ग के लोग प्रभावित हुए हैं उनकी मदद यहाँ पर की जाए। तो ये ऋण दिया है रियायती दरों पर, यानी कि इसका ब्याज दर कम है। फ्रांस की राजधानी आपको पेरिस में मिलेगी। मुद्रा यहाँ की है CFA फ्रैंक, इसके अलावा है यूरो। राष्ट्रपति यहाँ के हैं इमैनुअल मैक्रोन। और ध्यान रखिएगा, कांस फिल्म फेस्टिवल जिसका आयोजन फ्रांस में किया जाता था उसे इस वर्ष कोविड-19 के कारण स्थगित किया गया है। ये आप लोकेशन देख सकते हैं फ्रांस की, जो कि बेल्जियम, उसके अलावा लग्जमबर्ग, जर्मनी, यहाँ पर आपको स्विट्जरलैंड मिलेगा, इटली मिलेगा और स्पेन, इनके साथ में अपनी सीमाएं साझा करता है। प्रिवेंशन ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल मोर्टलिटी ऑन हाईवेज अभियान की शुरुआत किस संगठन द्वारा किया गया? तो इसकी शुरुआत की है भारत में यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने। तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट होगा। तो हमारे जो रोड, हाईवे और परिवहन मंत्री हैं नितिन गडकरी जी, इनके द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इसका उद्घाटन किया गया। और इसका टारगेट क्या है, आप नाम से ही समझ सकते हैं। प्रिवेंशन यानी कि रोकथाम, ह्यूमन यानी कि मानव, और जो हमारे जानवर हैं उनकी मोर्टलिटी यानी कि मृत्यु दर में हाईवे के ऊपर तो जो डेथ होती है उनको कम करने का प्रयास किया जाएगा। UNDP की बात करते हैं तो इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में मिल जाएगा और अध्यक्ष इसके हैं अकीम स्टीनर। जून 2020 में किस देश द्वारा बड़ी मात्रा में तेल के रिसाव के कारण आपातकाल की घोषणा की गई? तो ये घोषणा की है रूस ने। तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट होगा। तो रूस में आपको आर्कटिक के पास में साइबेरिया रीजन में एक शहर मिलेगा जिसका नाम है नोरिलिस्क। तो इस शहर में अंबर नाया नाम की एक नदी है जहां पर 20,000 टन डीजल का रिसाव हो गया और ये नदी आपको आर्कटिक रिवर बेसिन में मिल जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पूरी नदी है और ये है डीजल। आप देख सकते हैं किस तरीके से पूरे नदी में यह डीजल फैल गया है। बात करते हैं रूस की, तो राजधानी मॉस्को में है। मुद्रा यहाँ की है रूबल और राष्ट्रपति यहाँ के व्लादिमीर पुतिन। आबू धाबी की निवेश कंपनी मुबातला ने रिलायंस जियो में कितने प्रतिशत स्टेक खरीदने की घोषणा की? तो ये घोषणा इन्होंने की है 1.85% की। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अब रिलायंस का जो जियो प्लेटफॉर्म है इसमें इससे पहले 5 अन्य कंपनियों ने भी अपनी हिस्सेदारी खरीदी है, यानी कि पिछले 1 से 1.5 माह के भीतर ये छठी कंपनी बन गई है जिसने हिस्सेदारी खरीदी है। सबसे पहले फेसबुक के द्वारा 9.9% खरीदा गया, उसके बाद में सिल्वर लेक के द्वारा 1.15% खरीदा गया, फिर विस्टा के द्वारा 2.32% खरीदा गया, जनरल अटलांटिक के द्वारा 1.34% और KKR के द्वारा 2.32% खरीदा गया। आपको मुख्य रूप से फेसबुक का ध्यान रखना है क्योंकि इसके द्वारा सबसे बड़ी हिस्सेदारी खरीदी गई है रिलायंस जियो में। और आखिरी प्रश्न है, रियाज शेख जिनका कोविड-19 के कारण निधन हुआ किस खेल से संबंधित हैं? तो ये संबंधित है क्रिकेट से। तो यहाँ पर ऑप्शन भी करेक्ट होगा। पाकिस्तान के पूर्व लेग स्पिनर रह चुके हैं और कोविड-19 के कारण इनका निधन हुआ है। इससे पहले पाकिस्तानी क्रिकेटर जफर सरफराज का भी निधन कोविड-19 के कारण हुआ था। चलिए अब कल के प्रश्नों का उत्तर जान लेते हैं। मध्य अमेरिका के जो देश हैं ये किस चक्रवात से प्रभावित हुए? तो यहाँ पर जो चक्रवात आया था इसका नाम था अमांडा। राष्ट्रीय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो ये लॉन्च किया है हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स और IT, इसके अलावा कानून और न्याय मंत्री रविशंकर प्रसाद जी ने, और उसी समय इनके द्वारा रिस्पॉन्सिबल AI फॉर यूथ नाम का प्रोग्राम भी शुरू किया गया। टॉकबैक जो कीबोर्ड है ये दृष्टिबाधितों के लिए है और इसे बनाया है गूगल कंपनी ने। निसर्ग नाम का जो चक्रवात है, सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि ये उत्पन्न हुआ है अरब सागर में। अम्फान बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न हुआ था। अम्फान का नामकरण किया था थाईलैंड ने और इसका नामकरण किया है बांग्लादेश ने, और बांग्लादेश के द्वारा इसका नामकरण नई टेबल के अनुसार किया गया है। तो किसने किया था? बांग्लादेश ने। मंगा नाम का जो चक्रवात है ये जावा सागर के पास यानी कि इंडोनेशिया में उत्पन्न हुआ। इंडोनेशिया के द्वारा इसका नामकरण किया गया, लेकिन इससे प्रभावित हुआ था ऑस्ट्रेलिया देश। आज के वीडियो से आपके लिए प्रश्न है, कैचअप नामक कॉलिंग ऐप किस कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया? सनराइज फूड्स का किस कंपनी द्वारा अधिग्रहण किया गया? नासा का जो वाइड फील्ड इंफ्रारेड सर्वे टेलीस्कोप है इसका नाम किसके नाम पर इन्होंने रखा है? UEFA यूरो 2020 का विजेता देश कौन रहा? और सोनितपुर एलिफेंट रिजर्व आपको किस राज्य में मिलेगा? तो मिलते हैं फिर कल के वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, और सबसे जरूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।